नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, क्या सपा और बीएसपी के बीच गठबंधन का कोई रास्ता बचा है? क्या 2027 की लड़ाई में एक बार फिर अखिलेश और मायावती एक साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे, या फिर से दोनों के बीच दोस्ती के लिए कोई रास्ता बन रहा है? और आखिर नई दोस्तों की संभावनाओं का आधार क्या है? दोस्तों, इस आधार की वजह उस नेता ने बताया। उनके मुताबिक अखिलेश और मायावती की पार्टियों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गुणागणित अभी से शुरू हो गया है। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मायावती ने अपने बीते कुछ बयानों में बीजेपी को आड़े हाथों लेकर इस बात का एहसास करा दिया है। मायावती के इस बदलते तेवरों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर साथ आ सकते हैं। अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं तो साल 1993 में मिली सपा बसपा गठबंधन की करिश्माई जीत को दोहराया जा सकता है। दरअसल यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान इसकी एक बानगी ही पेश कर दी थी। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन इसी बीच महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। केशव देव मौर्य ने कहा कि भाजपा से ना अकेले सपा जीत पाएगी और ना ही अकेले बसपा जीत पाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा बसपा दोनों मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना ले। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाले मायावती और अखिलेश यादव मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2019 में लोकसभा चुनाव में मायावती शून्य से 10 सीट पर पहुंच गई थी, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव 2014 के आंकड़ों पर ही सीमित रह गए, यानी सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। हालांकि 10 सीटों को फायदा होने के बाद भी मायावती ने सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर ना होने का आरोप लगाते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए थे। इसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अक्सर बीजेपी की तुलना में सपा और कांग्रेस पे ज्यादा हमला बोलती थी। इस पर सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यही नहीं, सपा ने बसपा के टिकटों पर भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 1993 में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन कुछ साल बाद सपा और बसपा साथ आ गए थे। साल 2019 के चुनाव में अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। इसलिए कहना कि ये दोनों दल एक साथ नहीं आ सकते, ये कहना गलत होगा। चर्चा ये भी है कि मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव 1993 वाले करिश्मा को दोहराना चाहते हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उसके ठीक बाद साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के संस्थापक काशी राम ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या वाकई में बीएसपी और सपा को एक साथ आ जाना चाहिए? लेकिन इसके लिए पहल कौन करेगा? महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक नई बहस छेड़ दी है। उस बहस का मेन बात यह रही है, सपा और बीएसपी दोनों एक साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर कांग्रेस का क्या स्थान यूपी की राजनीति में रहेगा? क्या कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों मिलकर यूपी में बीजेपी से मुकाबला करेगी, या फिर मायावती की शर्त सपा के सामने ये रहेगी कि कांग्रेस को साइडलाइन किया जाए? दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, राजनीति में कुछ भी संभव है। यहाँ भी जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही दिखे। राजनीति में हर दाव पेच के मौके की नजाकत को देखते हुए अमल में लाया जाता है। अब केशव देव मौर्य ने जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती को सुझाव दिया है, देखते हैं उस पर वो अमल करते हैं या फिर 2027 की लड़ाई में बीजेपी से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथियों ने
चर्चा की और इस विधेयक का सीधा सीधा मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड को और ज़्यादा शक्तियां दी जाएं, स्वायत्तता दी जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा विभाग है कि अगर शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो निश्चित रूप से रेलवे को असुविधा होगी काम करने में। रेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे देश की जीवन रेखा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे तमाम मित्रों ने वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया। सभापति महोदय, हर व्यक्ति वंदे भारत ट्रेन से सफर नहीं करता। आम आदमी किस ट्रेन से सफर करता है, उसका किस ट्रेन से रिश्ता है, इस पर हमारे मित्र अगर चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर था। अभी तमाम लोगों ने जिक्र किया कि रेलवे में तमाम दुर्घटनाएं हुई। बाबू जगजीवन राम के समय में ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय में ये भी हुआ। सभापति महोदय, ये जो परिपाटी भाजपा के लोगों ने बना रखी है, ये स्वस्थ परिपाटी नहीं है। पहले क्या हुआ, कोई न कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से आप यहाँ आए। आपका काम बेहतर करना है, अच्छा करना है, पुरानी गाथाओं को गाने का नहीं है। पुराने समय पर रेल दुर्घटनाएं होती थी तो आपने 18 लोगों को दिल्ली में मार डाला भगदड़ में। यह क्या लॉजिक है? सभापति महोदय, किसी भी कीमत पर स्वस्थ परंपरा नहीं है और ये जो परंपरा शुरू कर रखी है सरकार ने और भाजपा ने, इस पर विराम लगना चाहिए। आपने बड़ी भारी उपलब्धियों का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के संचालन के लिए जब आपके पास तंत्र नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो बताइए भला ये काम अच्छी तरह से कैसे हो पाएगा? सभापति महोदय, रेलवे में इस समय 12,26,000 कर्मचारी हैं और 15 लाख कर्मचारियों की और आवश्यकता, 15 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 3 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, कर्मचारियों की आवश्यकता है। भर्ती आप कर नहीं रहे, और भर्ती अगर आप कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये संविदा पर हर काम करना चाहते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार रेलवे को बेचना चाहती है निजी हाथों में। ये निश्चित रूप से एक निंदनीय प्रयास है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, प्लीज कंक्लूड। भर्तियां होने रही है। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोरोना काल में जिन रेलगाड़ियों का ठहराव था वो बंद हो गया। आपने नए सिरे से हम ठहराव वो शुरू नहीं किए। पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे का कोई कर्मचारी जब मर जाता था तो उसके मृतकाश्रित को फौरन नौकरी मिलनी चाहिए। सालों लग जाते हैं, लेकिन उस सरकारी कर्मचारी के मृतकों को, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती। सभापति महोदय, मैं आपसे मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके हमारा प्रयास सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। रेलवे अगर बेहतर काम करेगी तो इन लोगों को दिखाई देगा ये आंकड़ों में उलझाना चाहते हैं। तमाम जगह एक्सीडेंट हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उस पर विराम लगना चाहिए और आपके काम करने से आम आदमी को ही दिखाई देना चाहिए कि रेलवे आम लोगों के हित में काम कर रहा है। धन्यवाद।